आज सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस बोबडे, सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास रहा है जहां आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया है। जी हां, मैं जानता हूं आप सब हैरत में पड़ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा। मैं आपको एक-एक करके अपनी इस बात को साबित करने के लिए कुछ तथ्य पेश करने वाला हूं। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट जजों के कॉलेजियम ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की रिपोर्ट को निराधार बताया था। बात है नवंबर 2016 की। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, और कौन-कौन से जजेस थे आपकी स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस रंजन गोगोई। उनके सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आती है और यह रिपोर्ट होती है 4 एडवोकेट्स के बारे में। वो एडवोकेट्स जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति देकर, प्रमोशन देकर जज बना रहा था झारखंड हाई कोर्ट में। इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इनका प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनके चरित्र पर ढेरों सवाल हैं। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह कॉलेजियम, जिसमें रंजन गोगोई हैं, जस्टिस चेलमेश्वर हैं और उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि हम इन एडवोकेट्स को रोज देखते हैं, इनके चरित्र के बारे में हमें बखूबी पता है, तो हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ना बताए, हमें आईबी ना बताए कि इन एडवोकेट्स का क्या चरित्र है। जस्टिस बोबडे, आप ही के सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की धज्जियां उड़ाई थीं। तो मेरा आपसे सवाल जस्टिस बोबडे कि अगर मोदी सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर यह रिपोर्ट या यह एफिडेविट पेश कर रही है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों ने प्रवेश कर लिया है, तो आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं, मेरी दोस्त हैं पत्रकार रोहिणी सिंह। उनसे बातचीत हुई थी पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की, और पी चिदंबरम ने कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में अमूमन जो रिपोर्ट होती है ना, अमूमन वो गप के आधार पर होती है, गपबाजी होती है अधिकतर। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल हुआ है जजों को टारगेट करने के लिए। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा मुद्दा है। दिल्ली पुलिस के किरदार पर सवाल उठाने वाले जस्टिस मुरलीधर को आईबी के जरिए यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए धमकाया गया था। 26 फरवरी की रात अचानक जस्टिस मुरलीधर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं, उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है रातों रात। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली दंगों के अंदर दिल्ली पुलिस के किरदार पर सवाल उठाए थे। और जब यह मुद्दा संसद में उठा था, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, आप जानते हैं क्या कहा था? कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, आईबी की रिपोर्ट अगर कई जजों के बारे में सार्वजनिक हो गई तो मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के जरिए एक जज को ब्लैकमेल किया जा रहा था। 2 मिसालें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं जस्टिस बोबडे। ऐसे में आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को आधार कैसे बना सकते हैं किसानों के बारे में? मुद्दा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। आईबी काम करता है गृह मंत्री अमित शाह के नीचे। जी हां, इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय के सर्वेसर्वा कौन है? अमित शाह। अमित शाह कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। वो बेशक गृह मंत्री हैं, मगर उनसे ज्यादा राजनीतिक कोई नहीं है। ऐसे में क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो पर विश्वास किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट पर विश्वास किया जा सकता है, जो पूरी तरह से एक राजनीतिक शख्सियत यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट कर रहा है? क्या इस मुद्दे पर गौर करने की जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे को? आपके सामने अब मेरी चौथी दलील, इंटेलिजेंस ब्यूरो की वाहियात रिपोर्ट्स। जी हां, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए कई वाहियात रिपोर्ट्स पेश की गईं और उसकी कुछ मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को एक रिपोर्ट भेजी? कुछ सालों पहले की बात है, और उनका यह कहना था कि एक जज हैं, उनके जो एक समलैंगिक हैं यानी गे हैं, और उनके जो पार्टनर हैं वो विदेशी हैं, और इन 2 तथ्यों के चलते ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क हैं। अब ये क्या तर्क हुआ? सिर्फ इसलिए कि वो जज एक गे हैं या समलैंगिक हैं और उनके जो पार्टनर हैं वो एक फॉरेन नेशनल हैं, तो उससे वो सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं? आप सोच सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो किस तरह से सोच रहा है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये सोली सोराब जी, वो एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताते हैं।
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक जज के बारे में रिपोर्ट पेश कर दी कि यह जरूरत से ज्यादा शराब पीता है और शराब पी के धुत हो जाता है, क्योंकि इसका नाम उसके साथियों ने बूजर रख दिया था। बाद में सोली सोराबजी ने उस जज से मुलाकात की तो पता चला कि वो जज एक भी बूंद शराब की नहीं पीता, और बूजर उसके दोस्तों ने मजाक में उसका नाम रख दिया था बूजर, क्योंकि वो शराब ही नहीं पीते थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस तरह से गपबाजी के आधार पर जो है रिपोर्ट्स बनाती है। यही नहीं, वो लोग ब्लैकमेल भी करते हैं इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मेरी पांचवी दलील कि आईबी के जरिए जजों को ब्लैकमेल किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं आईबी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर, खुद आईबी से जुड़े हुए एम.के. धर। एम.के. धर ने एक किताब लिखी थी, आपकी स्क्रीन पर, ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस अनवेल्ड। और वो बताते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करता है, या सरकारें आईबी का इस्तेमाल करती है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, और उसकी कुछ मिसालें उन्होंने दी हैं। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए। पहला चेहरा जस्टिस टी.एस. ठाकुर, दूसरा चेहरा 2009 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जे. बालकृष्णन, तीसरा चेहरा उस वक्त पंजाब में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख सुमेध सैनी। आप जानते हैं टी.एस. ठाकुर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखते हैं, तारीख 11 जनवरी 2009, और इस खत में क्या लिखते हैं कि सुमेध सैनी पंजाब के करीब 9 जजेस की गैर कानूनी ढंग से फोन टैपिंग करवा रहे हैं। और फोन टैपिंग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनमें से एक जज, जिनका नाम है जस्टिस मेहताब सिंह गिल, उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी सुमेध सैनी के खिलाफ। क्यों? हिरासत में अवैध ढंग से या गैर कानूनी ढंग से जिस तरह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उस मुद्दे को लेकर जस्टिस मेहताब सिंह गिल ने सुमेध सैनी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। और सुमेध सिंह सैनी इसी तरह से मेहताब सिंह गिल के फोन टैप्स करवा रहे थे। इस बात का जिक्र किसी और ने नहीं, बल्कि आईबी के पूर्व प्रमुख, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर जो हैं एम.के. धर, उन्होंने किया था। अब हम रुक करते हैं मई 2001 का। मई 2001 में आदर्श कुमार गोयल, इन्हें अपॉइंट किया जाना था पंजाब और हरियाणा के जज के तौर पर, मगर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी रिपोर्ट में लिख देता है हाईली करप्ट पर्सन, यानी कि निहायत ही भ्रष्ट व्यक्ति। उस वक्त यानी कि साल 2001 में देश के लॉ मिनिस्टर थे ये शख्स, यानी कि स्वर्गीय अरुण जेटली। और अरुण जेटली जो हैं इस मुद्दे पर कड़े तेवर अपनाते हैं, क्योंकि जैसे ही आदर्श कुमार गोयल का ये खत जो है राष्ट्रपति को जाती है, राष्ट्रपति उसे वापस भेज देते हैं, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट में लिखा होता है कि ये निहायत ही करप्ट आदमी है। उस वक्त अरुण जेटली कहते हैं कि ये पूरी तरह से निराधार है, वो करप्ट नहीं है। यही नहीं, उनके साथ काम करने वाले सभी लोग कहते हैं कि आदर्श कुमार गोयल जो हैं वो निहायत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर किसी व्यक्ति ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए आदर्श गोयल की जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या उनकी गुप्त रिपोर्ट है उसमें लिख दिया था निहायत ही भ्रष्ट व्यक्ति। आज मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे से सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बाकायदा मिसालें दी हैं जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल सरकारों ने किया है अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, जजों को टारगेट करने के लिए। ऐसे में अगर मोदी सरकार आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के आधार पर रिपोर्ट्स पेश कर रही है, तो आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या आपको यहां पर मोदी सरकार को लताड़ नहीं लगानी चाहिए? अभी तो मैं उस मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा हूं कि जिन 4 लोगों को आपने समिति में नियुक्त किया है वो सभी के सभी बीजेपी समर्थक हैं। अभी तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, आगे करूंगा बात। और एक सवाल मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं। आपने अदालत के अंदर खड़े होकर कह दिया कि किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 समंदर पार कोई संस्था है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। अगर वो इस आंदोलन के बारे में अनाप शनाप बयान दे रही है, अगर एक खालिस्तानी संगठन अनाप शनाप बयान दे रही है, तो आप हमारे किसानों को उसके लिए जवाबदेह कैसे बना सकते हैं? मसलन अगर आज से कई सालों पहले वीर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने सिर झुका के माफी मांगी थी,
या भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने भाग नहीं लिया था, तो क्या इसके लिए हम बीजेपी को गद्दार बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना। हालांकि ये आपकी पेरेंट संस्था है, आरएसएस अभी भी वजूद में है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है दोस्तों। सात समंदर पार कोई संस्था क्या कहती है उसके लिए आप किसानों को टारगेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानी हैं, तो आपने उनसे 8 दौर की बातचीत क्यों की?